आज आप विटनेस करेंगे एक जबरदस्त हिस्टोरिक वॉर एक्शन मूवी जिसका नाम है आयरन क्लैड। ये कहानी है कुछ मुट्ठी भर बहादुर लोग और एक चर्च के टेम्पलर की, जिन्होंने 13वीं सदी में कायर और लालची किंग जॉन और उसकी उधार मांगी हुई आर्मी से रॉचेस्टर के किले को अपनी आखिरी सांस तक डिफेंड किया था। पर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अपने फ्यूचर के लिए एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज कर लो यार चैनल सब्सक्राइब, गरीब की दुआएं लगेंगी आप सबको। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रोलॉग देखते हैं जहां बताया जाता है कि कैसे इंग्लैंड का राजा किंग जॉन फ्रांस से जबरदस्ती जंग छेड़ता था और साथ ही अपने देश की जनता और स्पेशली बड़ी विरासतों से जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूलता था, जिस पैसे को सिर्फ वो अपनी अय्याशी पे खर्च करता था। इस बात से तंग आके सारी छोटी बड़ी विरासतों ने किंग जॉन के खिलाफ जंग छेड़ी और क्रिश्चियन चर्च ने अपने हाईली ट्रेन्ड वॉरियर्स, जिन्हें टेम्पलर्स कहा जाता है, उन्हें इंग्लैंड की जनता के लिए किंग जॉन से लड़ने का हुक्म दिया। चर्च के उन शांत मगर खूंखार टेम्पलर्स और इंग्लैंड की आम जनता से 3 साल तक लड़ने के बाद किंग जॉन की आर्मी ने सन 1250 में हार मान ली। ये डिसाइड हुआ कि किंग जॉन चाहे तो गद्दी पे बैठ सकता है, पर अब उसका बाकी विरासतों पे कोई कंट्रोल नहीं होगा और ना ही वो शाही टैक्स वसूल करेगा। किंग जॉन को ना चाहते हुए भी हारने और घिरे जाने की वजह से इस फैसले को मानना पड़ा, जिस पे सारी विरासतों ने साइन किए और राजा से साइन लेके उस पे स्टैंप लगाई गई और इस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा का नाम मिला। इस डॉक्यूमेंट से इंग्लैंड एक आजाद देश बन पाया। इस फैसले के बाद टेम्पलर्स अपने चर्च में और सभी लोग अपनी विरासतों में लौट गए, पर किंग जॉन को यह समझौता पसंद नहीं आया और उसने अपनी पावर वापस लेने के लिए एक खूनी प्लान बना के एग्जीक्यूट किया। किंग जॉन ने डेनमार्क से एक खूंखार वॉरलॉर्ड कैप्टन टाइबेरियस की लीडरशिप में दानिश मर्सनरीज की एक फौज बुला ली और उनसे ये झूठ बोल दिया कि वो उन्हें इंग्लैंड हासिल करने के बदले में अमीर बना देगा, पर अगर उन्होंने उसके लिए ये जंग नहीं लड़ी तो वो पोप को बोल के उनके देश डेनमार्क में सबका धर्म चेंज करवा देगा और सारे चर्च वही करेंगे जो पोप कहेगा। और उसकी बातों में आके दानिश कैप्टन टाइबेरियस और उसकी फौज किंग जॉन के लिए लड़ने को मान जाती है। वहीं एक चर्च का बूढ़ा पादरी मार्कस 3 टेम्पलर्स के साथ डार्नी किले के बाहर आता है। वो गेट कीपर को बताता है कि हम चर्च से हैं और कैंटरबरी शहर जा रहे थे, पर बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ेगा। किले का मालिक उनके लिए खाना और सोने की जगह अरेंज करता है और पूछता है कि ये तीनों टेम्पलर्स कुछ बोलते क्यों नहीं और बिना तलवार के क्यों हैं, जिस पे मार्कस कहता है कि इन्होंने आजीवन चुप रहकर चर्च की सेवा करने की कसम ली हुई है। जंग अब खत्म हो चुकी है तो टेम्पलर्स को तलवारों की जरूरत नहीं है। रात को मार्कस अपने सबसे जिम्मेदार और बहादुर टेम्पलर थॉमस मार्शल से कहता है कि तुमने चर्च और क्रिश्चियनिटी की बेहद सेवा कर ली है और मैं कैंटरबरी जाके आर्च बिशप से तुम्हें इस लाइफ से रिलीज करने को कहूंगा। अगली सुबह किंग जॉन दानिश फौज के साथ डार्नेल के किले में आ जाता है और किले के मालिक को फांसी पे लटका देता है, क्योंकि उसने भी राजा के खिलाफ मैग्ना कार्टा पे साइन किया था। जब मार्कस उसे चर्च के नाम पे रोकने की कोशिश करता है तब वो उसकी जुबान काट देते हैं। अपने गुरु की ऐसी हालत देख के तीनों टेम्पलर्स दानिश फौजियों के ही हथियार छीन के उन पे अटैक कर देते हैं। केवल 3 टेम्पलर्स सैकड़ों दानिश सिपाहियों को काट डालते हैं और किंग जॉन भी टेम्पलर्स की लड़ने की स्पीड देख के घबरा जाता है। मार्शल घायल मार्कस को घोड़े पे लेके किले से बाहर निकलने में कामयाब होता है और बाकी दोनों टेम्पलर्स कई देर तक दानिश फौजियों से लड़ते हैं, पर एंड में आउटनंबर्ड होके मारे जाते हैं। पादरी मार्कस अपने मुंह के जख्मों की वजह से दम तोड़ देता है और मार्शल अपनी आजीवन चुप रहने की कसम तोड़ के मार्कस की बॉडी से कहता है कि उसकी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। मार्शल कैंटरबरी शहर पहुंच के आर्च बिशप से मिलता है, जिसने मैग्ना कार्टा लिखा था और उसे किंग जॉन की क्रूरता और डायरन किले पे कब्जे के बारे में बताता है। वहां विलियम एल्बनी भी आता है, जो किंग जॉन की फौजों से एक बार लड़ चुका होता है और किंग जॉन के विश्वासघात से बेहद गुस्से में होता है। आर्च बिशप कहता है कि भले ही इस वक्त पोप उस राजा के हक में बोल रहे हों, पर जब तक उन्हें अकल आएगी तब तक किंग जॉन सारे इंग्लैंड का वही हाल करेगा जो उसने डार्नेल के किले का किया है। इसीलिए
ये तीनों मिलके उस राजा को रोकने का प्लान करते हैं। आर्च बिशप उन्हें कहता है कि उन्हें इंग्लैंड के उन इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा जहां तक अभी किंग जॉन नहीं पहुंचा है, और मार्शल उन्हें सजेस्ट करता है कि इस काम के लिए रॉचेस्टर का किला एक परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि वहां से दानिश फौजों को साउथ इंग्लैंड में घुसने से रोका जा सकता है। एल्बनी कहता है कि उन्हें जल्द ही निकलना चाहिए ताकि वो राजा से पहले रॉचेस्टर पहुंच जाएं। आर्च बिशप कहता है कि अगर तुम रॉचेस्टर जाके जॉन को 2 दिन रोक लो तो वो बाकी इंग्लिश फौजों और फ्रांस से बात करके उन्हें किंग जॉन पे एक बड़ा अटैक करने के लिए कन्विंस कर लेगा। जिसके बाद एल्बनी और मार्शल एक स्क्वायर नाम के नौसिखिए लड़के को लेके रॉचेस्टर किले की तरफ निकल पड़ते हैं। एल्बनी कहता है कि इतने कम टाइम में भी वो कुछ बहादुर लोग इकट्ठा कर सकता है, जिसके लिए वो तीनों पास के ही एक शहर जाते हैं जहां एल्बनी कुछ आदमियों को हायर करता है। इसमें से नंबर 1 पे होता है मार्क्स, जो वॉर के दिनों में एक बेहतरीन आर्चर हुआ करता था पर अब तीर कमान छोड़ के मीट की दुकान पे काम कर रहा होता है। नंबर 2 पे होता है बेकेट, जो योद्धा तो अच्छा होता है पर हमेशा लड़कियों में बिजी रहता है। नंबर 3 पे होता है उसी शहर में चोरी की सजा काट रहा जेडिया, जिसे एल्बनी कुछ सिक्के देके खरीद लेता है। और नंबर 4 पे होता है जोसेफ, जो कुल्हाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होता है। इन चारों के साथ ये 7 लोगों की टीम घोड़ों पे रॉचेस्टर किले के लिए निकल पड़ते हैं। एल्बनी जब रास्ते में रॉचेस्टर के किले का प्लान डिस्कस कर रहा होता है तभी वहां एक मुखबिर उनकी बातें सुन लेता है, जो कई घंटों का सफर तय करके किंग जॉन को सोने के बदले उनका प्लान बता देता है। और किंग जॉन कुछ तेज दानिश घुड़सवारों को पहले ही रॉचेस्टर के किले में भेज देता है। एक दिन के ट्रैवल के बाद ये सातों रॉचेस्टर के किले में पहुंच जाते हैं, लेकिन डाइनिंग एरिया में दानिश फौजी इन्हें देख के अलर्ट हो जाते हैं और इनकी उनसे लड़ाई हो जाती है। एक आखिरी दानिश सिपाही इस किले की रानी लेडी इजाबेल को होस्टेज बना लेता है, पर मार्शल उसे अपनी क्रॉस साइन की बड़ी सी तलवार से मार गिराता है, जिससे वो रानी मार्शल से काफी इंप्रेस होती है। दरअसल रॉचेस्टर का राजा कॉर्नहिल और उसकी बीवी इजाबेल का एज डिफरेंस की वजह से कोई फिजिकल या मेंटल कनेक्शन नहीं होता और इजाबेल को मार्शल बेहद पसंद आ गया होता है। कॉर्नहिल उनसे कहता है कि किंग जॉन की फौज यहाँ आने ही वाली होगी और वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, पर मार्शल और एल्बनी उसे समझाते हैं कि किले में एंटर करते ही वो राजा किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार्शल अपनी तलवार रेडी करता है और सबको किलों की दीवारों पे अलर्ट रहने को कहता है, पर पूरे दिन वहां कोई नहीं आता। रात को वो सब डिनर करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग किंग जॉन दानिश फौजों के साथ किले के सामने आ जाता है। किले के गेट पे आके राजा कॉर्नहिल को किले के दरवाजे खोलने को बोलता है, पर एल्बनी उसे वापस जाने को कहता है और मैग्ना कार्टा का डॉक्यूमेंट याद करने को बोलता है। किंग जॉन कहता है कि अब अपनी मौत और इस किले की तबाही के लिए तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि मैं इस किले पे कब्जा करके रहूंगा। वो कैप्टन टाइबेरियस के साथ कुछ किलोमीटर दूर खड़े हो जाते हैं और किले के अंदर सब जंग के लिए रेडी हो जाते हैं। दानिश फौजी अपने साथ मैसिव साइज के कैटापल्ट लाए होते हैं और राजा के इशारे पे वो गुलेल की तरह उन कैटापल्ट से किले पे भारी पत्थरों से हमला शुरू कर देते हैं। दानिश फौजों की तरफ से आ रहे भारी पत्थरों और सैकड़ों तीरों से किले में बेहद नुकसान होता है और सब कवर लेके छुपते हैं, जिसका फायदा उठा के दानिश आर्मी के पैदल फौजी किले पे धावा बोल देते हैं। पर किले के अंदर मार्शल और बाकी टीम दानिश फौजियों को किले में एंटर नहीं करने देते और उनकी लगाई सीढ़ियों के ऊपर गरम खौलता हुआ तेल डाल देते हैं, जिससे जल के और फिसलने से कई दानिश फौजी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद भी कई दानिश फौजी किले की दीवारों के अंदर तक आ जाते हैं और मार्क और एल्बनी उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। बेकेट और जिदाया भी कई अंदर आ रहे सोल्जर्स को मार डालते हैं और जोसेफ तो दानिश सिपाहियों को खाने के सलाद की तरह काट डालता है, पर स्क्वायर डर जाता है और लड़ नहीं पाता, जिसपे मार्शल उसकी जान बचाता है। मार्शल अपनी टेम्पलर तलवार से अंदर आ गए सोल्जर्स पे तूफान बन के टूटता है और भारी नंबर्स में उन्हें मार गिराता है। उन सबका ऐसा अग्रेशन देख के दानिश सोल्जर्स वापस भागने लगते हैं। कुछ देर के बाद मार्शल
फाइनली अपनी तलवार को आराम देता है और सब रेस्ट लेके अपने जख्मों को देखते हैं। मार्शल स्क्वायर को समझाता है कि वो आज नहीं तो कल वापस आएंगे और तुझे खुद को डिफेंड करना ही पड़ेगा, इसलिए अब डरना छोड़ दे। जहां बाकी टीम अपने जख्म ठीक कर रही होती है, वहीं बेकेट ने अपने लिए इस किले में भी एक एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया होता है और वो किले की एक नौकरानी के साथ अपना दर्द बांटने में लग जाता है। रानी इजाबेल भी मार्शल पे काफी ट्राई करती है, पर मार्शल उसे एंटरटेन नहीं करता। रानी की एक दासी बताती है कि टेम्पलर्स औरतों से कोई रिलेशन नहीं बना सकते और वो सिर्फ चर्च की सेवा के लिए होते हैं। उधर किले के बाहर कैप्टन टाइबेरियस राजा को बताता है कि किले के अंदर होने की वजह से वो लोग एक डिफेंसिव पोजीशन में हैं, इसीलिए अंदर जाना मुश्किल हो रहा है। जिसपे राजा का एक सलाहकार एक लकड़ी का सीज टावर बनाने लगता है, जिसपे चढ़ के किले की दीवार तक जाया जा सकता है। एल्बनी और बाकी टीम सीज टावर को बनता देख के समझ जाते हैं कि अगर ये टावर किले के पास आ जाता है तो वो ये जंग हार जाएंगे। वो बड़ी जल्दी दिमाग लगा के किले के अंदर ही मौजूद लकड़ियों और सामान से एक छोटा इंजन कैटापल्ट बना लेते हैं और जैसे ही फौजी सीज टावर को किले के नजदीक लाते हैं, वो इस पे पत्थरों से फायर करते हैं। एक एक्यूरेट निशाना मिलने के बाद वो लोग एक बोरे में आग लगा के उससे सीज टावर उड़ा देते हैं, जिसे देख के किंग जॉन भी चौंक जाता है। पर इस हमले में मार्क दानिश आर्चर्स के तीरों का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। कैप्टन टाइबेरियस हमला रोक देता है और अब वो सिर्फ इंतजार करते हैं, क्योंकि सर्दियां आ गई होती हैं और धीरे धीरे किले के अंदर का राशन खत्म होने लगता है। सिचुएशन इतनी खराब होती है कि उन्हें कीड़े मकोड़े और अपने ही घोड़े मार के खाने पड़ते हैं। पूरे किले में सिर्फ मार्शल का ही घोड़ा बचा होता है, क्योंकि वो किसी को उसे मारने नहीं देता। उधर आर्च बिशप को फ्रांस के प्रिंस से बात करने और सेना जुटाने में टाइम लग रहा होता है और उन्हें लगता है कि अब तक तो एल्बनी और टेम्पलर मार्शल मारे जा चुके होंगे। मार्शल किले में सबकी हालत देख के रात के अंधेरे में दुश्मन टेंट्स में घुस जाता है और बड़ी मुश्किल से उनका राशन चुरा लाता है। उसके इस एक्ट पे सब बेहद इम्प्रेस होते हैं और कई दिनों के बाद पेट भर खाना खाते हैं। इजाबेल अब खुद को रोक नहीं पाती और मार्शल के साथ उसकी चर्च की वाउस तोड़ के इंटीमेट हो जाती है। किंग जॉन अब तक तंग आ चुका होता है और टाइबेरियस से कहता है कि अगर तुमने जल्दी इस किले पे कब्जा नहीं किया तो तुम्हारे अपने देश वापस जाने तक तुम्हारे यहाँ सब क्रिश्चियंस बन चुके होंगे। टाइबेरियस इस बात को सीरियसली लेता है और एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी के साथ किले पे अर्ली मॉर्निंग पीछे की एक दीवार से अटैक कर देता है। अटैक इतना सडन होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता और इस हमले में एल्बनी भी बुरी तरह घायल होता है। कुछ फौजी किले का मेन डोर खोलने लगते हैं और मार्शल उन्हें रोकता है, पर इस बार मार्शल के सर पर एक गहरी चोट आती है और उसके गिरते ही वो फौजी किले के गेट्स खोल देते हैं और इसी के साथ कैप्टन टाइबेरियस अपनी पूरी फौज के साथ किले की तरफ भागता है। अब सिर्फ एक लकड़ी का सिंगल दरवाजा बचा होता है और अंदर सभी लोग, जोसेफ, बेकेट, स्क्वायर, इजाबेल और उसकी फीमेल नौकरानी भी दरवाजे के आगे उन्हें रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर दानिश फौजी एक पेड़ के तने से दरवाजा तोड़ डालते हैं और अंदर घुस जाते हैं और अब उनसे लड़ने के सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता। सब बेहद ट्राई करते हैं पर इतने लोगों से लड़ नहीं पाते। किले की वो नौकरानी जो बेकेट को पसंद होती है, वो भी लड़ती हुई मारी जाती है। जोसेफ इजाबेल को बचा के अंदर भेज देता है और अभी भी लड़ता रहता है, पर टाइबेरियस अंदर आते ही सबसे पहले जोसेफ को मार डालता है। मार्शल होश में आके देखता है तो सारी फौज किले के अंदर घुस आई होती है, इसीलिए वो उन्हें डाइवर्ट करने के लिए आर्मर में कवर होके अपने घोड़े पे बैठ के उन पे अटैक करता है, जिसका फायदा उठा के बेकेट, स्क्वायर और जेडाया किले के अंदर आ जाते हैं। मार्शल को घोड़े से गिरा के फौजी मारने लगते हैं, पर उसका वफादार घोड़ा उसे खींचते हुए किले के अंदर आ जाता है और सब दरवाजा बंद करके ऊपर के कमरों में भाग जाते हैं। वो ऊपर से देखते हैं कि घायल एल्बनी बाहर ही रह गया है और अब किंग जॉन ने उसे बंदी बना लिया है। किंग जॉन कैद करे गए 2 आदमियों के हाथ पैर कटवा देता है और एल्बनी को कहता है
कि अगर तू अपने बचे आदमियों को नीचे आने को कहेगा तो मैं तुझे ऐसी पेनफुल डेथ नहीं मारूंगा। एल्बनी उसे कायर कहता है और गालियां देता है और नीचे से सबको कहता है कि कोई भी सरेंडर मत करना, जिसपे किंग जॉन उसके हाथ पैर कटवा देता है और उसके बाद उन्हीं की बनाई हुई उस कैटापुल्ट गुलेल में डाल के एल्बनी को किले की दीवार पे किसी पत्थर की तरह शूट करवाता है। ऊपर से एल्बनी की ऐसी मौत देख के सब रो पड़ते हैं, पर कोई भी सरेंडर नहीं करता। किले का राजा कॉर्नहिल जब सरेंडर की बात करता है तो स्क्वायर अपनी तलवार निकाल लेता है। थोड़ी देर के बाद वो राजा अपने बेडरूम में जाके फांसी लगा लेता है। किले का वो टॉवर जिसमें वो सब छुपे होते हैं, उसकी नींव बेहद मजबूत होती है, इसलिए जॉन के इंजीनियर्स किले के नीचे माइंस बिछवा देते हैं और ड्रेनेज में सूअरों का एक झुंड छोड़ देते हैं। बारूद और एनिमल फैट की वजह से बेहद स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है और टॉवर की मेन फाउंडेशन हिल जाती है और टॉवर बीच में से टूट जाता है और इसी के साथ एक फाइनल अटैक शुरू होता है। मार्शल टॉवर के मलबे में दब के घायल हो जाता है और बेकेट और जेडाया उसे खींच के इजाबेल और स्क्वायर के पास ले आते हैं, जिसके बाद जेडाया सीढ़ियों से ऊपर आ रहे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है और कईयों को मारने के बाद मारा जाता है। बेकेट स्क्वायर से कहता है कि शायद मार्शल अब मर चुका है और अगर दानिश फौजी तुम तक पहुंच जाएं तो प्लीज इजाबेल को मार देना, वरना ये सब उसका ब्रूटल रेप करेंगे और उसे एक चाकू देके नीचे लड़ने चला जाता है। वो काफी सोल्जर्स को मार डालता है पर टाइबेरियस से नहीं लड़ पाता और टाइबेरियस उसका सर काट देता है। अब टाइबेरियस ऊपर आ रहा होता है जहां बस स्क्वायर, इजाबेल और बेहोश हालत में मार्शल होता है, पर स्क्वायर इजाबेल को मार नहीं पाता और वो चाकू लेके टाइबेरियस से लड़ने चला जाता है। टाइबेरियस उसे मारने ही वाला होता है कि मार्शल की तलवार बीच में आ जाती है। मार्शल स्क्वायर को इजाबेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल के टाइबेरियस और उसके आदमियों से लड़ने नीचे चला जाता है। टाइबेरियस अपने सभी आदमियों को मार्शल पे अटैक ना करने को कहता है और वो और मार्शल 1-on-1 लड़ते हैं। बाहर आर्च बिशप की इंग्लिश रेबल्स और फ्रेंच आर्मी आ रही होती है, जिसे देख के दानिश सोल्जर्स भागने लगते हैं, पर टाइबेरियस नहीं भागता और वो और मार्शल लड़ते रहते हैं। उनकी लड़ाई इतनी भयानक होती है कि मार्शल की तलवार टूट जाती है, पर मार्शल टूटी हुई तलवार के टुकड़े से ही टाइबेरियस का पेट चीर देता है और फाइनली टाइबेरियस मारा जाता है। इंग्लिश और फ्रेंच आर्मी को देख के कायर किंग जॉन भी दानिश सोल्जर्स के साथ ही भाग जाता है। अब मार्शल, स्क्वायर और इजाबेल किले के गेट पे आते हैं, जहां फ्रांस का प्रिंस लुई और आर्च बिशप की एक बड़ी फौज साथ में खड़े होते हैं। मार्शल स्क्वायर से अलविदा लेता है और आर्च बिशप से कहता है कि अब वो एक टेम्पलर नहीं बल्कि एक आम आदमी बनके जीना चाहता है और इजाबेल को अपने साथ लेके वहां से चला जाता है। कायर किंग जॉन का सारा खजाना रास्ते में ही दानिश फौजियों ने लूट लिया और खराब मौसम और डिसेंट्री की वजह से उसकी मौत हो गई। रोचेस्टर का किला रीबिल्ड करवा दिया गया और इंग्लैंड के कैंट में आज भी ये किला ऐसे ही अपनी जगह पे खड़ा है। एक और वॉर मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना और अगर गैंगस्टर मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।